नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभियुक्त के बांग्लादेशी होने का शक है और उसके पास भारतीय डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है, जो चोरी के इरादे से घर में घुसा था। डीसीपी ने बताया कि इस अभियुक्त को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी और फिर आगे की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभियुक्त ने पहले अपना नाम विजय दास बताया था और बांग्लादेशी मूल का होने के शक में इस मामले में पासपोर्ट एक्ट से संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं। इसकी जांच जारी है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले पर कहा कि फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करीब 70 से 72 घंटे पहले हुआ था और अब पुलिस कह रही है कि उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसका नाम मोहम्मद शहजाद है। पुलिस को संदेह है कि वह भारतीय नागरिक नहीं बल्कि संभवतः बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। अब जरा सोचिए, भाजपा 10 से 12 साल से केंद्र में सत्ता में है और अगर यह व्यक्ति वाकई बांग्लादेशी नागरिक है, मुंबई में खुलेआम घूम रहा है, चोरी और हमले कर रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह एक हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए इसका पता चला, लेकिन अगर यही किसी आम व्यक्ति के साथ होता तो किसी को पता नहीं चलता। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में अनगिनत बांग्लादेशी रह रहे हैं, लेकिन इसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। अगर वो पत्थर किसी को लग जाता तो जानलेवा हो सकता था। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला कौन था? एक शख्स राहुल उर्फ शैंकी, जो हमले में देखा गया था। वो हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है और उनके प्रचार में शामिल रहता है। इस शख्स पर डकैती की कोशिश का केस दर्ज है, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। शकरपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया था। आतिशी ने आगे कहा कि हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी है, जो लगातार प्रवेश वर्मा के साथ रहता है और प्रवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहा है। वो भी अपराधी है। उस पर 2011 में चोरी का मामला और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जिसमें 10 साल की सजा है। तीसरा व्यक्ति जो वहां मौजूद था, उसका नाम सुमित है। उस पर भी चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है। यह साफ है कि चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से भाजपा अब अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। सीएम आतिशी के बयान के बाद पार्टी नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हत्यारे और डकैत नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। क्या वे अरविंद केजरीवाल की हत्या करने आए हैं? उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। क्या वे उनके जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं? संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर बार बार हमले हो रहे हैं। कल हत्या की कोशिश हुई। मैं एजेंसियों से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहता हूँ और यह स्पष्ट है कि उन्हें समर्थन प्राप्त है, अन्यथा वे अब तक गिरफ्तार हो गए होते। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता लेनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल बातचीत के लिए केंद्र सरकार के भेजे गए लिखित निमंत्रण के बाद चिकित्सा सहायता लेने को राजी हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में युद्ध विराम में तब तक देरी होगी जब तक हमास रिहा होने वाले बंधकों के नाम नहीं देता। उनके कार्यालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ को युद्ध विराम शुरू न करने को कहा है। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक अदला बदली से कम 24 घंटों पहले नाम बताए जाने जरूरी हैं। आपको बता दें कि युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे से शुरू होने जा रहा था। वहीं हमास ने कहा है कि ये देरी जमीन पर तकनीकी कारणों की वजह से हो रही है। अमेरिका में प्रतिबंध लागू होने से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक बंद हो गया है। अमेरिकी यूजर को टिकटॉक खोलने पर टिकटॉक का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर सकते वाला संदेश दिख रहा है। वहीं इसके पीछे ऐप ने
प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी कानून का हवाला दिया। टिकटॉक ने कहा कि सौभाग्यशाली हैं कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह पद संभालने के बाद टिकटॉक को फिर से शुरू करने के समाधान पर हमारे साथ काम करेंगे। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूजर्स ने कहा कि ऐप स्टोर से भी टिकटॉक को हटा दिया गया है और tiktok.com पर भी वीडियो नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने NBC न्यूज से कहा कि पदभार संभालने के बाद इस मामले पर सोमवार को घोषणा की जाएगी। ट्रंप ने NBC न्यूज को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 90 दिनों की छूट ऐसी है जिसकी सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह उचित है। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। यह एक बहुत बड़ी स्थिति है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब टिकटॉक ने कहा है कि अमेरिकी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो रविवार से वो देश में अपनी गतिविधियां बंद कर लेगा। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोलकाता के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने शनिवार को यहां एक विरोध रैली निकाली और आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय की सजा पर असंतोष व्यक्त किया और मांग की कि CBI कथित रूप से अपराध में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाए। आरजीकर अस्पताल सहित शहर के सरकारी अस्पतालों के जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों ने सियालदह अदालत के बाहर रैली निकाली और कहा कि जब तक अपराध के पीछे की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ जाती, उनका विरोध जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर अनिकेत महातो ने कहा कि संजय को दोषी ठहराया गया है, लेकिन अन्य दोषियों का क्या? वह अकेले यह अपराध कैसे कर सकता है? CBI की जांच परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी, लेकिन घटनास्थल कहाँ है? हमारे पास अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि कोलकाता की एक अदालत ने शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सियालदह अदालत कल सोमवार को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं इस प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने पर सहमत हो गए हैं। बता दें कि डल्लेवाल का आमरण अनशन शनिवार को 54वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं इस बीच किसान नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे ने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानूनी गारंटी दिए जाने तक डल्लेवाल अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान यह स्वीकार किया कि वह अपने किए 3 बड़े वादे पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2020 में मैंने आपसे 3 वादे किए थे। मैंने बहुत सारे वादे किए थे, उन्हें पूरा भी कर दिया, लेकिन 3 वादे पूरे नहीं कर सका। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था यमुना साफ करूंगा, लेकिन यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि हर घर को 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा। ऐसा पानी होगा कि RO और फिल्टर की भी जरूरत ना पड़े, वह भी रह गया। तीसरी चीज मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम शानदार और यूरोपीय स्टैंडर्ड की बनाएंगे, लेकिन उसमें काफी काम हुआ है। आप प्रमुख ने आगे कहा कि यमुना की सफाई का इतना काम हो चुका है कि 2-3 साल में आप साफ यमुना देखेंगे। साफ पानी के लिए राजेंद्र नगर के अंदर पांडव नगर इलाके में शुरुआत हो चुकी है। हम सड़कों को भी ठीक करेंगे। अगले 5 साल में यह तीनों काम पूरे हो जाएंगे। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम का दूसरा चरण सफल नहीं होता है तो उनका देश हमास के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। गजा में युद्ध विराम और बंधकों के रिहाई वाले समझौते के आज रविवार को लागू होने से पहले टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम अस्थायी है और इस्राएल गजा पर फिर से हमला करने का अधिकार रखता है। नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें उनके साथ हैं। इस्राएली पीएम ने ये भी कहा कि हमने मध्य पूर्व को बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि हमास अब पूरी तरह से अकेला है। आपको बता दें कि युद्ध विराम 3 चरणों में लागू होना है। पहले चरण में इस्राएल की जेलों में बंद
फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। फिर गजा से इस्राएली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी और आखिरी चरण में गजा के पुनर्निर्माण का काम होगा। साथ ही बता दें कि अगले कुछ हफ्तों में 33 इस्राएली बंधकों के बदले इसराइल 1890 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।